बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम अभिषेक है और ये हैं छत्तीसगढ़ से। 1984 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये श्रमण भगवान मीन लग्न की कुंडली लेकर के पैदा हुए हैं। अब एक बड़ी गंभीर बात है कि इन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में पूछा है, जबकि ये फिलहाल अभी भी नौकरी कर रहे हैं। और सवाल ये है कि जब कभी भी आप व्यवसाय के बारे में करने के लिए विचार करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में दशम भाव को देखना होता है, लग्न को देखना होता है और सूर्य को देखना होता है, चंद्रमा को देखना होता है और इनसे 10वें भाव को देखना होता है, मतलब कि यहाँ देखना होता है। और इनसे 10वें भाव को मतलब देखना होता है, यानी कि यहाँ। अब जब गौर करिए तो चंद्रमा से 10वें भाव में शनि उच्च के और सूर्य से 10वें भाव में गुरु स्वग्रह और मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 12वें और दशम स्थान में स्वग्रही गुरु। अभी दशा गुरु की चल रही है। जब आप ये सवाल ढूंढ चुके हैं कि सूर्य और चंद्रमा से 10वें भाव की स्थिति कैसी है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही 10वें भाव की स्थिति अच्छी है, दोनों ही भाव बलवान है। अब हमें यह देखना होगा कि बुध कहाँ बैठे हैं। तो बुध से 5वें घर की स्थिति क्या है। व्यापार के लिए इन्हें देखा जाता है कि बुध से ठीक 5वें घर की स्थिति कैसी है। तो बुध से 5वें घर के अधिपति चंद्रमा बैठे हैं, जो चंद्रमा लग्न को या फिर उस भाव को देख रहे हैं। क्लियर है। तो बुध से 5वें घर की स्थिति में चंद्रमा की राशि बनी और वो चंद्रमा उस भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति निश्चित रूप से व्यवसाय कर सकता है। यह सूत्र है याद रखने वाली कि आप व्यवसाय कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कुंडली में वो फुलफिलमेंट है कि नहीं कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। पर यह सूत्र याद रखने वाली है कि अगर बुध से 5वें घर में चंद्रमा का संबंध बन रहा हो या 5वें घर से संबंधित चंद्रमा बन रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर यही चंद्रमा की राशि यहां नहीं बनती, सूर्य की राशि बन जाती और सूर्य यहीं बैठे होते और चंद्रमा की दृष्टि उन पे पड़ जाती, तो भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। क्लियर है। तो चंद्रमा से 10वें भाव की स्थिति अच्छी, सूर्य से 10वें भाव की स्थिति स्वग्रही गुरु और बुध से 5वें घर की स्थिति चंद्रमा की राशि बनी। इसे ईश्वरीय प्रभाव भी कहेंगे कि क्योंकि जातक सवाल पूछ रहा है व्यवसाय करने का और चंद्रमा देख रहा है। दूसरे नंबर पे जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे केंद्र में उच्च का होकर के बैठा है, इसे भी अच्छा कहेंगे। और साथ ही साथ लग्न गुरु का बना है, जो स्वग्रही दशम भाव में पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें यह चेक करना होगा कि दशम भाव का प्रभाव कैसा है। तो दशम भाव की स्थिति 17 डिग्री पे ग्रह युवावस्था का, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र जन्म कुंडली में 12वें, बाहर से, विदेश से या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। ये तो पहला सवाल मिला उत्तर। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन सब में बलवान कौन होगा। तो सूर्य यहाँ पे लग्न में बहुत बढ़िया, चंद्रमा एकादश में कभी भी असंतुलन नहीं होने देते। मैंने सूत्र में ही बताई थी बात शॉर्ट्स वाले वीडियो में। एकादश में के चंद्रमा बड़े ही संतुलित और बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, कभी भी परिणाम कमजोर नहीं होता उनका। ये कमजोरी यहाँ एक रहेगी कि गुरु और चंद्रमा जो एक दूसरे से द्विद्वादश में बैठे हैं, तो व्यक्ति के ऊपर लांछन लगने के, शकट योग में होने से व्यक्ति कई बार अपनी वाणी से, कई बार अपने प्रभाव से, कई बार इधर उधर की बातों से, कई बार जीवन में उसके कृत्य ऐसे हो जाते हैं जहां वो दुश्मन बटोर लेता है, या कई बार उसका जो प्रभाव है या जो आभा मंडल है वो थोड़ा निगेटिव हो जाता है सामाजिक या सामाजिक तौर पे। यहां पे भी चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं शनि के साथ और शुक्र के साथ, जो कि जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं। यहाँ पे भी मंगल और बुध का एक साथ बैठना और यहाँ पे भी गुरु और शनि का एक साथ बैठना। गुरु जन्म कुंडली में धन के अधिपति और शनि जन्म कुंडली में चतुर्थ के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति का सप्तम में जाना, द्वितीय भाव के अधिपति का सप्तम में जाना और चतुर्थ भाव के अधिपति का सप्तम में जाना। ये स्थिति व्यापारिक दृष्टिकोण दिखा रही है। यहाँ पे मंगल और बुध का बैठना, जो मंगल लग्न के अधिपति हैं, दशम भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति गुरु दशम में बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति दशम में, लग्न के अधिपति मंगल दशम में, लग्न के अधिपति मंगल दशम में। मतलब ये जातक प्रोफेशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ये जातक अपने कर्म और कर्म क्षेत्र को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे यहाँ वैसे सामान्यतः थोड़ी वेटिंग ज्यादा होती है भी, क्योंकि मैं मन से अच्छे से काम करता हूँ। पर इन्होंने जो मुझे शुल्क भेजने के बाद इतना ज़्यादा, मतलब हमारे ऑफिस के लोग, निखिल जी हैं, उनसे और एक दो लोगों से बदतमीजी बड़ी करी थी
और आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, जिस दिन मैं छुट्टी रखता हूँ शुक्ल चतुर्थी, उस दिन मेरे यहाँ छुट्टी रहती, उस दिन मुझे इनकी कुंडली देखनी पड़ी थी। और उस दिन ही मैंने ये बात कही थी कि निश्चित रूप से ये जातक जो है वो अपने सामने वाले पे हमेशा ही भारी पड़ेगा। कारण क्योंकि यहाँ पे छठवें भाव के अधिपति व्यक्ति से दुश्मन तो बनाए, पर गुरु से केंद्र में होने और गुरु की यहाँ पे मित्र की दृष्टि पड़ जाने से और इस भाव से मंगल केंद्र में स्वग्रही हो जाने से छठवां भाव इनका बलवान हो जाएगा। इस कारण से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक परिस्थिति को, और एक बात और भी है जो यहाँ पे कह देता हूं, इन्होंने मेरे बारे में बड़ी भ्रामक चीजें फैला रखी थी। फेसबुक पे भी बहुत सारी चीजें लिख दिया था इन्होंने। इस वजह से मैंने कहा कि मैं तो सामने से ही प्रकट होकर के बोल देता हूँ, भगवान मुझे क्षमा करो, मैं आपकी कुंडली अभी देख लेता हूँ, पर कार्यक्रम अपने हिसाब से तयशुदा समय पे ही बनाऊंगा वीडियो वाला। और दूसरी बात कि ये चीज जो इन्होंने मेरे साथ किया, निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण हूं, पर यह काम अगर किसी दूसरे के साथ होगा तो निश्चित रूप से झगड़ा भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं एक चीज और भी यहाँ पे जोड़ के अगर कहूं तो इनकी कुंडली का छठवां भाव सबसे ज्यादा बलवान है, क्योंकि इस भाव का अधिपति गुरु से केंद्र में, इस भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में मंगल का बैठना, और उसके ठीक पीछे उच्च के शनि का बैठना, ठीक आगे स्वग्रही गुरु का बैठना, और साथ ही साथ इस भाव को किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शनि उच्च के होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। छठवें भाव के अधिपति बुध जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति का संबंध अगर बुध से हो जाए तो व्यक्ति गलती करता हुआ भी कभी किसी के सामने झुकता नहीं, गलती उसकी ही रहेगी। पर हमेशा इस कारण से कई बार कुटुंबजनों का, पति का, पत्नी का, दाम्पत्य का, बच्चों का, इन लोगों का प्रकोप व्यक्ति को बुढ़ापे में सहना पड़ता है और भयंकर कष्ट की स्थिति होती है। दूसरे नंबर पे गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में धन भाव पे पड़े तो धन की स्थिति यहाँ भी ठीक है, क्योंकि यहाँ के अधिपति स्वतः भाग्यशाली योग लगा रहे हैं, महाधनी योग लगा रहे हैं, और जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि जब धन भाव पे पड़े तो और भी उत्तम बात हो जाती है। पर गौर से समझने की बात है कि शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। और एक बात, जब आप इनकी कुंडली में धन की स्थिति देखेंगे तो चंद्रमा धन भाव से केंद्र में बैठे हैं, और वो चंद्रमा जो है वो श्रवण के अपने ही नक्षत्र के बैठे, गुरु जो है वो पूर्वाषाढ़ा और सूर्य जो है वो उत्तरा भाद्रपद के। अब एक बात जो कि समझने की है कि बुध जो है वो जन्म कुंडली में डिग्री में बैठे हैं 29 के, तो थोड़े कमजोर, मतलब ढलान की तरफ चले गए। इसका मतलब है कि व्यापार जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आरंभ दिक्कत से हो सकता है कि फ्लरिश करे, पर निस्संदेह व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है, क्योंकि मंगल और बुध बैठे हैं। जहां मंगल यहाँ भी मित्र राशि में, मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में स्वग्रही, मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, तो मंगल और बुध का संबंध अगर दशम स्थान से बन रहा है तो व्यक्ति आसानी से व्यापार कर सकता है, पर गुरु से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकता है। या उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में, अगर मैं जो समझ रहा हूं उसके आधार पर, जो दशमांश कुंडली में देख रहा हूं या फिर जो ऐसी स्थिति, उसके आधार पर व्यक्ति गुरु से संबंधित कोई भी कारोबार करे। और दूसरे नंबर पे इनकी कुंडली के आधार पर एक चीज जो मुझे और भी बहुत अच्छी दिख रही है कि इनकी कुंडली में गुरु से ही संबंधित कोई कारोबार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है वो शनि और मंगल से संबंधित भी कारोबार कर सकता है, लेकिन अभी कम से कम 2033 तक आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े, आप सिर्फ ऑर्डर दे दें, आदेश दे दें और वो काम हो जाए। अपने अंडर में लोगों को रख करके कैसे काम किया जाता है, आपकी कुंडली में इस तरफ का बल ज्यादा है। आपकी कुंडली के आधार पर 3 अंक अच्छा रहे, उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मकर राशि भी अच्छी रहेगी, कर्क राशि भी अच्छी रहेगी, वृश्चिक राशि भी अच्छी रहेगी। उसके आधार पर आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अच्छे रहेंगे। व्यवसाय के लिए चंद्रमा और बुध दोनों ही अच्छे हैं और दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है, दोनों ही अपने अपने जगह पे आपको बुद्धिमान बना रहे हैं। लग्न से केंद्र में गुरु का बैठना ये व्यक्ति को, और साथ ही साथ यहाँ पे व्यक्ति को कई बार रोजगार में, रोजगार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सूर्य जो है वो निसंदेह किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, ऊपर से केतु की दृष्टि है। इस वजह से आत्मबल, कभी कभी व्यक्ति डरा हुआ रहेगा पर सामने वाले को कभी पता नहीं चलने देगा। अनुभव उसके पास है समाज का, लोगों का, उठने का, बैठने का, अपने कार्य क्षेत्र का। इस वजह से कभी भी वो इन सब चीजों में भी पीछे नहीं है। व्यक्ति समाज से प्रतिष्ठापन्न है,
क्योंकि भाग्य भाव में भाग्य के अधिपति बैठे हैं। नौमांश कुंडली में भी गुरु शनि के साथ बैठे हैं, इस वजह से सरकारी क्षेत्र का भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। सरकार से यहाँ भी लाभ देख रहा हूँ क्योंकि शुक्र और चंद्रमा केंद्र में है, तो दाम्पत्य में कभी भी कोई कमजोरी नहीं होती है। हालांकि एक स्थिति जहां पे मैं सूर्य नीच का यहाँ देख रहा हूँ, शनि नीच के, हालांकि उनका जो प्रभाव है ये क्षुब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो दोनों नीच के परिणाम में रहेंगे, पर फिर भी दशम भाव के, सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो मूलतया नीच के, और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति मूलतया नीच के। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को एक स्थिति में आने के बाद, चूंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए कभी कभी दुश्मनों की उत्पत्ति होने के योग बनेंगे। कई बार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है, कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, कई बार बहुत ज्यादा ऋण में दबा होता है, कई बार उसके पैसे अटक जाते हैं। ये सारी स्थितियां गुरु की दशा में देखने वाली बन रही हैं, जहां से निकलने के लिए आपको व्यवसायिक शरणागति धारण करनी पड़ती है, व्यवसाय करना पड़ता है। ये बात मैं देख रहा हूँ। आप कैटरिंग का काम कर सकते हैं, जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार कर सकते हैं, खाने पीने के से संबंधित कोई कारोबार स्थापित कर सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। आपकी कुंडली के तो लग्न में सूर्य और बुध आपको इतना ज्यादा तार्किक, इतना ज्यादा तिकड़मी, इतना ज्यादा बुद्धिमान, इतना ज्यादा ज्ञानवान बना देंगे कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध को केतु जैसे ग्रह की दृष्टि प्राप्त है, और केतु सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। लग्न में, लग्न से केंद्र में गुरु, गुरु से केंद्र में बुध, गुरु से केंद्र में सूर्य, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो आपकी कुंडली के लिए बहुत ही मजबूत और श्रेष्ठ बन रही हैं। एक बात और कहता हूं, दशमांश कुंडली में चंद्रमा का तृतीय भाव में बैठना धनदायक होगा, जहां के अधिपति शनि गुरु के साथ बैठे जो कि धन के अधिपति हैं। दशमांश कुंडली में व्यक्ति के जीवन का जो एंड है वो कहीं ना कहीं व्यापार पे जाकर के खत्म हो रहा है। मतलब आप चाहें तो नौकरी फिट करके नौकरी के बाद व्यवसाय भी कर सकते हैं, और आपकी कुंडली में उसके योग बने हैं। अब एक बात और समझते हैं, आपकी कुंडली में वस्तुतः व्यापार को, या फिर आपकी कुंडली में वस्तुतः जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण कैसा है, तो आप उसके लिए दशम भाव को देखिए। दशम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में युवावस्था के हैं, बहुत अच्छी स्तुति है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र, शुक्र जो है वो 12वें भाव में व्यक्ति को अपने अंडर में कई लोगों को रख करके काम शुरू करवाने का काम शुरू करवा सकते हैं। शुक्र 12वें भाव में स्वतंत्र होते हैं। उस भाव के अधिपति और उस भाव के अधिपति का परिवर्तन योग देखिए, शुक्र शनि की राशि में, शनि शुक्र की राशि में। ये जो परिवर्तन बनेगा ये कई बार व्यक्ति को दारिद्र दोष में पीड़ित कर देता है, दारिद्र दिखाने का काम कर देता है। इतना ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का निर्माण जीवन में हो जाए कि व्यक्ति बाप बाप कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो 8वें और 6वें या 8वें और 12वें भाव के अधिपति का संबंध किसी भी तरीके से शुभ ग्रह से नहीं हो रहा है, और वो क्रमशः दोनों परम मित्र परिवर्तन करके आरंभ आपके जीवन का कष्ट में डालने का प्रयास कर रहे हैं, जहां आपको इसका अच्छा परिणाम 2025 के जनवरी से मिलने लगेगा। एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली में व्यापारिक क्षेत्र में लाभ 25 के बाद मिले, जिसमें बहुत ही मजबूत 2027 में हो जाए और भी ज्यादा मजबूत 28 में हो जाए। लेकिन अभी आपकी कुंडली में 2024 के जनवरी से आपको अनुभव प्राप्त करना होगा, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु की दशा और गुरु में केतु की दशा भी आपको कुछ ना कुछ बेहतर देने वाली बनेगी, और आपको बेहतरीन परिणाम देने वाली होगी। आपकी कुंडली में कभी भी याद रखने की बात है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ पंचांग की बात बता देता हूँ। दरअसल जब कभी भी आप व्यवसाय करने चलते हो तो आपको निश्चित रूप से सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को देख लेना चाहिए। अगर उनकी स्थिति चंद्रमा की अच्छी नहीं बनती हो तो थोड़ा स्टैंड करना होगा, अपने आप को और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन में रखना होगा, क्लियर करना होगा, और बिल्कुल ही बहुत ही प्रबुद्धता के साथ व्यवसाय पे जाना होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में जो ये परमानेंट अभी जो कुंडली मैं देख रहा हूँ, इसमें कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, चिंतित, व्यथित और हतप्रभ होता है। उसके ऊपर सरकार की लाठी चलती है, उसके ऊपर सरकार का दबाव बनता है, उसके ऊपर कर्मचारियों का दबाव बनता है, उसके ऊपर बाहरी लोगों का दबाव बनता है। ये चीजें कई बार आती हैं। कारण क्योंकि मीन लग्न में जब लग्नेश दशम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, व्यक्ति को लक्ष्मी बनाने वाला, इधर उधर से पैसे घोलमेल करने वाला, और कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुर्व्यसनी या दुरात्मा भी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कारण ये होगा कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव बलवान है, जहां व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दशम भाव बलवान है, इस वजह से उसका पुरुषार्थ जागृत है। जन्म कुंडली का लग्न बली है, और क्योंकि लग्न इसलिए बली है क्योंकि दो यहाँ पे अच्छे, एक तरीके से लग्न में सूर्य और बुध हमेशा अच्छे परिणाम अच्छे करते हैं, जहां उस व्यक्ति का तर्क, उसका ज्ञान, उसका पौराणिक होना, उसका
दृष्टिकोण उसे बलवान बना देता है। ये स्थिति आपके कमजोरीपन का कारण भी बनेगी और यही स्थिति आपको कई बार डुबाने का कारण भी बनती है। तटस्थता मैं ये बात कहूंगा कि अभी आपकी कुंडली में लग्नेश की दशा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये दशा आपको देने की ओर ही बढ़ रही है, ये दशा आपको देके ही जाएगी। लेकिन जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हैं वो जन्म कुंडली में मंगल और केतु के प्रभाव के कारण और चंद्रमा के पापक ग्रह होने के कारण। अगर वही चंद्रमा गुरु के साथ बैठे होते या वही गुरु चंद्रमा के साथ बैठे होते और वही चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी के नहीं होते या दशमी के नहीं होते तो ये कुंडली इतनी ज्यादा नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि दशम स्थान बलवान है। गुरु और सूर्य बुध केंद्र में बैठे हैं। दो अच्छे ग्रह जब जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हों तो कुंडली कमजोर हो ही नहीं सकती है। दरअसल इस कुंडली में कमजोरी सिर्फ चंद्रमा के पापक ग्रह के होने के कारण और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में जो दशम भाव का सुख है, दशम भाव का उपभोग है, यहाँ मंगल और केतु का प्रभाव, ये व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा पर व्यक्ति जो भी काम करेगा उसको कई बार ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, गुणकारी नहीं है, अनुभवी नहीं है, दार्शनिक नहीं है, वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है, बिल्कुल है। वो अपने माता का, अपने पिता का, अपने लोगों का, अपने परिजनों का बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्टतया ख्याल करने वाला है, समाज के लिए कुछ देने वाला है, धर्म के लिए, दान देने के लिए, इन सभी चीजों में व्यक्ति आगे रहने वाला है। पर समस्या ये है कि उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा ही उसके आड़े आती है, जो हमेशा ही उसको तीव्र चलने के लिए बाधित करती है या तीव्र चलने के लिए कहती रहती है, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। और ये चंद्रमा के इनबैलेंस होने के कारण होता है। चंद्रमा जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, संवेदनहीनता को बढ़ा देते हैं। जहां व्यक्ति कई बार किसी को किसी भी हद तक इस्तेमाल करके छोड़ देता है और किसी के साथ किसी भी तरीके के दुर्व्यवहार को करने में हिचकता नहीं है। ये पापक ग्रह के चंद्रमा पापक भाव में बैठे हैं, एकादशमी के चंद्रमा अच्छे होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो धनदायक होते हैं। इस कुंडली में धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि धन भाव के अधिपति पे और धन भाव के अधिपति बहुत अच्छे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं और दोनों तरफ दो स्वग्रही ग्रह या उच्च के ग्रह बैठे। धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना महाधनी योग होता है, लग्न के अधिपति का दशम में जाना लक्ष्मी संपन्न योग होता है, पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में जाना मेहनत करवाने वाला योग बना देगा। लेकिन मंगल की दृष्टि, यहाँ पे राहु का प्रभाव, कई बार व्यक्ति का कम्युनिकेशन इतना खराब हो जाता है, मेहनती तो होता है लेकिन कम्युनिकेट इतना खराब कर देता है कि सामने बैठा मित्र भी दुश्मन बन जाता है। और कई बार इनकी वाणी इतनी कलुषित या बुद्धिमान या कमजोरी से युक्त हो जाती है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाने के कारण, कि सामने बैठा मित्र भी दुश्मन बन के चला जाता है। ये चीज होता है। और चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में नीच का बैठना, घर में शांति नहीं, मानसिक अशांति और मन चिंतित और परेशान। इस वजह से सूर्य की पूजा, गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चतुर्थ स्थान के बाद पंचम स्थान के अधिपति का पंचम को देखना, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, प्रभाव, रिकॉग्निशन, ये सब, और पुत्र और दाम्पत्य का स्नेह, पितृ का प्रेम, पितरों का प्रेम, पूर्व जन्म का प्रभाव, ये सब व्यक्ति के पास होता है। और निश्चित रूप से इसमें कभी भी जातक को कमजोरी नहीं है। अगर कोई कमजोरी बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कमजोर होने के कारण। वस्तुतः आप व्यापार क्यों करना चाहते हैं वो मैंने बताया कि बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो पंचम के अधिपति और सूर्य भी पंचम के अधिपति ही होते हैं। कैसे? जब कर्क लग्न की कुंडली बनेगी, जब मेष लग्न की कुंडली बनती है, जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो सूर्य पंचम भाव के ही अधिपति होते हैं और बुध व्यवसाय के कारक होते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव के अधिपति और पंचम को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्ति का जो स्नेह है, व्यक्ति का जो समाज है, व्यक्ति का जो मेहनत करने के बाद परिणाम है वो उसको अवश्य ही मिलेगा। पर ये गुरु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देंगे। मैं ये बात दोबारा कर रहा हूँ। छठवें भाव के अधिपति का लग्न में जाना, दुश्मन बने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा अपनी चाल से चलते रहेंगे और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। छठवें भाव के बाद सातवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में सातवें को देखना, ये दाम्पत्य का प्रभाव ठीक रखता है, पर वस्तुतः उस भाव से केंद्र में गुरु भी इसको बल देंगे। पत्नी के साथ जुड़ करके या पत्नी के नाम पर भी व्यक्ति आसानी से व्यापार कर सकता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ पे है। इस भाव के अधिपति लग्न में है, व्यापार भाव को देख रहे हैं। इस भाव से केंद्र में गुरु, इस भाव से त्रिकोण में चंद्रमा, और यहाँ के कारक ग्रह जन्म कुंडली में 12वें भाव में स्वतंत्र होकर के अच्छे परिणाम करते हैं। इतना अध्ययन तो कोई नहीं करता है जितना मैं कर रहा हूँ। 8वें भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग, परिवर्तन राजयोग, दो तरीके से अनुकूल परिस्थिति का निर्माण, पर पहले विपरीत बनाएंगे
फिर देके देंगे। और उच्च के शनि का यहाँ पे व्यक्ति को धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और निश्चित रूप से थोड़ा हठी, जिद्दी, गुस्सैल और बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी भाषाओं का इस्तेमाल करने वाला और बहुत ही ज्यादा तिकड़मी और कई बार बहुत ज्यादा डिप्लोमेट बना देता है। यहाँ व्यक्ति का कर्म क्षेत्र धर्म के मामले में बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट होगा, जो जिसको व्यक्ति अपने धर्म से, जैसे कई बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति पुण्य भी किया और पाप भी किया, तो उसके दिमाग में ये बात बनेगी कि चलो मैंने जितना पुण्य किया था उतना, जितना पाप किया था उतना पुण्य कर दिया, तो वो चीज बैलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जितना ज्यादा आप पुण्य करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पुण्य का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा और उसमें कभी भी बट्टा नहीं लगेगा, वो कभी भी कटेगा नहीं। धर्म का काम करने के बाद ढिंढोरा नहीं पीटना होगा, ये मंगल और केतु आपसे करवा सकते हैं। और अपने पिता के साथ आपके संबंधों को हमेशा ही मजबूती देने का दबाव आपके ऊपर रहेगा, इसको आपको हमेशा ही करना होगा। वस्तुतः प्रभाव थोड़ा सा कमजोर अवश्य हो रहा है, इस वजह से पिता का प्रभाव और इस कुंडली में सोमवार के होने के कारण वस्तुतः व्यक्ति झगड़ालू तो नहीं है, लेकिन शनि का प्रभाव गुरु में, आप अगर नौकरी में हैं तो उसको हो सके तो खींच करके लेके चलिए। कम से कम अभी मैं कहूँगा तो 2025 तक उसे खींच करके लेके चलना चाहिए अगर नौकरी में है तो। अन्यथा अगर नहीं है तो व्यापार पे, गुरु से संबंधित कोई भी कारोबार, आप खाने पीने से संबंधित हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, कैटरिंग का काम हो सकता है, गुरु से संबंधित, स्कूल से संबंधित कोई भी कारोबार होता है, एजुकेशन से संबंधित कोई भी कारोबार होता है, मठ से संबंधित कोई भी कारोबार होता है, मंदिर से संबंधित कोई कारोबार होता है, ट्रस्ट से संबंधित कोई कारोबार होता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कोई कारोबार हो सकता है, आदि आदि चीजें आपकी कुंडली में बनती है। तो ये अष्टम भाव के बाद नवम भाव की चर्चा करी। नवम भाव के बाद दशम भाव बलवान है और वहां पे गुरु की अच्छी स्थिति है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैं समझता हूं कि सूर्य बढ़िया, चंद्रमा बढ़िया, मंगल है थोड़े कमजोर, इस वजह से 25% का परिणाम करेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमेशा ही 100% पूरे परिणाम अच्छे तरीके से करेंगे। वो चंद्रमा अगर बलवान हो जाता मतलब पक्ष बल से तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। बुध आपकी कुंडली में 25% से थोड़े कमजोर, से थोड़े ज्यादा, कमजोर नहीं थोड़े अच्छे, इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम उसका ज्ञान है और तात्क्षणिक उत्तर देने की कला है। तुरंत ही उसके दिमाग में नए उत्तर बनते हैं और सामने वाले को बिल्कुल ही ब्लैंक कर देते हैं। ये बात आपके पास है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में 100% परिणाम करेंगे, शुक्र आपकी कुंडली में और शनि, ये दोनों ही आपकी कुंडली में दुखों के कारण, और व्यक्ति अपने ही किए गए कुकृत्य के द्वारा खुद को तो भोगता ही है, परिवार को भी भोगवाता है। ऐसी स्थिति में हमेशा ही अपने परिवार वालों को कभी भी अपने कार्मिक क्षेत्र में जबरदस्ती घुसाने का, जैसे संतान को, जैसे पत्नी को, कभी भी उसको लाने का प्रयास मत करिएगा। उसके नाम पे व्यवसाय आप अवश्य कर सकते हैं, पर उनको खींच करके समाज के बीच में लाने का काम कभी भी मत करिएगा। एकादशवें भाव के बाद मैं 10वें भाव के बाद 11वें और 12वें भाव की चर्चा करूंगा। तो शनि ठीक बैठे हैं। एक बात है आपकी कुंडली में कि एकादशवें के अधिपति का यहाँ जाना कई बार व्यक्ति को थोड़े बहुत समस्याओं से कभी कभी डाल देते हैं, ऐसा होता है। और आपकी कुंडली में इन दोनों के पास बल नहीं है, ना तो शुक्र के पास और ना तो शनि के पास, इस वजह से इनकी दशाएं थोड़ी बहुत कमजोरी की तरफ बढ़ रही हैं। अब आगे बढ़ता हूं। आपकी कुंडली में हमेशा ही याद रखने वाली बात है, दशमांश कुंडली जो बनी है, यहाँ मंगल और बुध का बैठना, ये आपको कई बार बहुत ज्यादा बुद्धिमान, यशस्वी और ज्ञान से संपन्न बनाने के साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि निस्संदेह आप कर्म क्षेत्र में धन लगा करके, पैसे इकट्ठा करके आप कैटरिंग का काम भी कर सकते हैं, जमीन से संबंधित खरीद बिक्री का काम भी कर सकते हैं, होटल वाला कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है। ये सब चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं और निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभी गुरु जो है वो धन इकट्ठा करवाएंगे, मेहनत भी थोड़े से करवाएंगे, मानसिक विकलता थोड़ी रहेगी, पर उसके बाद शनि की दशा भी कुछ ऐसे ही गुरु के ही तरह जाने वाली होगी। पर अल्टीमेटली अगर बात बताऊं तो आपकी कुंडली में संतति का सुख है, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कुंडली में पिता के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए। घर में कलह का वातावरण आपके कारण बनता होगा, उसको दूर करने का प्रयास करिए। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है, पर थोड़े कमजोरी के साथ। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में हमेशा ही परिणाम, आपको खुद का व्यवसाय अवश्य कर लेना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको शांति भी नहीं मिलेगी, ये भी बात मैं बोल देता हूं, बोल दिया। बुध है ठीक है, चंद्रमा है ठीक है, सूर्य है ठीक है, शुक्र थोड़े कमजोर है, इस वजह से आप अल्टीमेटली जो आप अर्जित करते हैं और जितना उसको भोगना होता है, वो कई बार होता है ना, जैसे बचपन में कि शाम को, मुझे भी याद है मैंने भी वो खेल खेला है खूब, जो है वो घर बनाने के लिए बालू इकट्ठा करके रखते थे लोग, उसमें जो है वो पैर डाल करके घर बनाते थे। शाम हुई, स्वयं से ही घर फोड़ दिया और फिर अपने अपने घर चले गए। और फिर रात को सोचे थे कि अगली बार, अगले सुबह जो है वो इतना घर बढ़िया सुंदर बनाऊंगा, पता चला अगले दिन वो जिसका मालिक था उसका मालिक बालू उठा करके ले गया। ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं के ही मेहनत से धन कमाता है पर भोग नहीं पाता, क्योंकि उसका मन परेशान है। चतुर्थ भाव के अधिपति वस्तुतः तो नीच के हैं, नीच भंग हो रहा है अलग बात है, पर फिर भी
ये भाव के पीछे राहु आपको भोगने नहीं देते। इस कारण से कई बार आप कलह के कारक बन जाते हैं सबके लिए। इस आदत पे गौर करने की बात है, क्योंकि चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है और गुरु अकेले बैठे हैं, जिसके ठीक पीछे अंगारक योग लगा है। और निस्संदेह ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है। अपने व्यवहार में और अपने प्रभावों में अपने आप को और भी ज़्यादा मोरालिटी है आपके पास, कमज़ोर नहीं है, पर उसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो मैंने कहा शुक्र थोड़े कमज़ोर हैं, शनि थोड़े कमज़ोर हैं, गुरु के साथ आप झूठ बोल देते हैं, कई बार आपको न चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जिसके लिए आपका मन कभी भी हामी नहीं भरता है, वो करना पड़ेगा। और पिता का धन आपने खर्च भी किया है, पिता से आपके वैमनस्व के भाव भी हैं, हालांकि वो कई बार आगे चल करके ठीक हो जाता है, अवस्था के हिसाब से वो चीज़ें ठीक होती हैं। अब क्या बताऊं, नक्षत्र बता दे। दिन आपकी कुंडली में गुरुवार का बहुत अच्छा रहे। दिशा आपके कुंडली में धन बनाने के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहे। आपकी कुंडली के लिए 4 अंक अच्छा रहे, 3 तारीख भी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त मैंने नक्षत्र बताया, पुष्य, अनुराधा अच्छा नहीं है, श्रवण थोड़ा सा, पूर्वाषाढ़ा थोड़ा कमजोर होगा लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी वो भी, भरणी भी ठीक है, हस्त बढ़िया रहे, उत्तरा भाद्रपद मैंने बताया, उत्तरा फाल्गुनी बताया, उत्तराषाढ़ा बताया। अब क्या बताऊं, षडबल में सूर्य, मंगल, गुरु ये सब ठीक हो रहे हैं। धनयोग मैंने बताई, लग्न के अधिपति का दशम में जाना, ये सब चर्चा कर ही रखा है। दशमांश कुंडली में लग्नेश का दशम स्थान में जाना, यहाँ भी दशम स्थान में व्यक्ति कर्म को लेकर के बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, इस वजह से कई बार वो दुश्मन बना बैठता है। अभी गुरु की दशा चल रही है, सबसे कठिन दौर जीवन का 2030 से लेकर के 33 तक। गुरु में शुक्र आएंगे तब आपकी कुंडली में लाभ बनेगा 2025 से जनवरी से उस समय, और गुरु में केतु 2024 के जनवरी से 2025 तक की आपकी कुंडली में जो स्थिति बनेगी थोड़े व्यय के साथ रहेगी, पर वो आपको अनुभव देगी और वही आपको आगे लेके जाएगी। और केतु की दशा आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं जाएगी, इस वजह से निश्चित होकर के आप आगे बढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। पूजा पाठ बता देता हूँ, छूट रहा था। इस कुंडली के आधार पर अभी की दशा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश जी के मंत्रों का जप, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत, उसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ, अपने अंदर और भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में लाने के लिए एकादशी का व्रत, रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, या गीता जी का 18वें अध्याय का पाठ, किसी गाय की सेवा या गौशाला को हमेशा ही दान दिया करिए, या किसी ब्राह्मण की पूजा हमेशा ही किया करिए। तब तक के लिए अब दोबारा नमस्कार करता हूँ।